नमस्कार साथियों। आइए गद्य की अन्य विधाओं की तरह हम आलोचना के उद्भव और विकास पर भी बात कर लें। साथियों, गद्य की अन्य विधाओं के साथ ही भारतेंदु युग में आलोचना का प्रारंभ भी इसी युग से माना जाता है। मुद्रण कला का विकास हुआ, राजनीतिक जागृति आई, पत्र पत्रिकाओं का लगातार प्रकाशन हुआ, तो अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से लोगों को नई नई जानकारियां मिल रही थी। स्कूल कॉलेज में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही थी और अध्यापकों को साहित्य सृजन की नवीन प्रेरणा मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप गद्य में पुस्तकें लिखी जाने लगीं। आधुनिक आलोचना के उद्भव और विकास का यह सबसे बड़ा सहायक कारण बना। आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य हो और बौद्धिक जागृति, ये दो प्रधान कारण रहे। और उस समय एक एक विषय पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी कि सबको पढ़ पाना संभव नहीं था। अतः पाठक अच्छी पुस्तकों को पढ़ता था और उसकी उपादेयता माने उसका मोटिव, उसका समाज में जो उपयोग है, जो उसका समाज में लाभ है, वो आंकने लगा और इसी से इस आलोचना की प्रवृत्ति को आगे विस्तार मिला। हिंदी साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने नए आयाम और नए संदर्भ दिए। फलतः आलोचना के पुराने मानदंड अपर्याप्त दिखाई देने लगे। पाश्चात्य समीक्षा साहित्य से प्रेरणा प्राप्त कर हिंदी आलोचना ने नए युग में प्रवेश किया। पाश्चात्य साहित्य समीक्षा से प्रेरणा प्राप्त की। आलोचना के प्रारंभिक काल में आप देख रहे थे कि प्रशस्ति गान हो रहा था, निंदा स्तुति हो रही थी और इसी की अधिकता थी। भारतेंदु काल की आलोचना में भी यही हुआ। इस युग के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्न से हिंदी आलोचना का स्वरूप कुछ और अधिक व्यवस्थित हुआ, सुनियोजित हुआ। हिंदी आलोचना में विश्लेषण और मूल्यांकन, ये दो प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही थी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय और वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। यही कारण है कि हम आलोचना के विकास क्रम को, विकास यात्रा को रामचंद्र शुक्ल के नाम से बांटते हैं, 3 युगों में बांट देंगे। 1850 से 1920 तक का आप शुक्ल के पहले का यानी शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, 1920 से 1940 तक को आप शुक्ल युगीन आलोचना और 1940 से आज तक का जो समय है उसको हम शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में पढ़ेंगे। सबसे पहले साथियों, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना अगर खंगालें तो शुक्ल पूर्व कौन लिख रहा था? भारतेंदु, द्विवेदी। और भारतेंदु बड़ा नाम है क्योंकि गद्य की विधाओं का विकास ही उनके युग से होता है। तो हम इसको भी इस तरह से देखेंगे, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में भारतेंदु को गिनेंगे, भारतेंदु से पहले गिनेंगे और भारतेंदु के बाद यानी द्विवेदी युग को गिनेंगे। अब जैसा कि हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि हिंदी आलोचना की विधिवत शुरुआत भारतेंदु युग से हो गई। इससे पहले भी भक्ति और रीति युग में आलोचना के क्षेत्र में अनेक प्रयास दिखाई दे रहा था। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के विकास को अगर हम 3 युगों में बांट दें छोटे रूप में, तो भारतेंदु से पहले, भारतेंदु के समय में और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना कर रहे हैं हम। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में पहला नाम जो आता है वो भारतेंदु का आता है। भारतेंदु से पूर्व भक्ति और रीति युग में आलोचना के क्षेत्र में प्रयास हो रहे थे। जैसे भक्ति काल में भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है कि वहां अलग से काव्य सिद्धांतों की चर्चा नहीं हो पाई। ठीक, भक्त कवियों के लिए प्रायः काव्य रचना ईश्वर भक्ति का साधन है, इसलिए वहां ईश्वर है। जहां ईश्वर है वहीं उत्तम काव्य है। अब कबीर हो, सूर, तुलसी, मीरा, भक्तिकाल की ये सभी भक्त कवि इसी आदर्श को मान रहे थे। क्या कि जहां ईश्वर है वहीं उत्तम काव्य है। तुलसी ने तो यह भी कहा, क्योंकि स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय की बात की, सुर सर सम सबका हित होई। या उन्होंने कहा, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो ये कहकर तुलसी ने काव्य के प्रति अपनी सजगता भी प्रकट की है। इस काल में भक्तों के जीवन, उनके विचार, उनकी भक्ति से परिचित कराने वाले ग्रंथ लिखे जा रहे थे, है ना। और ये कहाँ छप रहे थे? वार्ता साहित्य में। भक्त कवियों की कविता के संबंध में जो जो विचार आए, काव्य के वर्ण विषय पर हो या शैली संबंधी विशेषताओं पर हो, ये सभी दरअसल वार्ता साहित्य में छप रहे थे। और इनका रवैया क्या था? ईश्वर की प्रशंसा, गुणगान। रीतिकाल में तुम देखते हो कि मौलिक विचारों की प्रवृत्ति है, किंतु गूढ़ चिंतन और विषय का शास्त्रीय और यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसका अभाव है।
इसका कारण यही भी हो सकता है बेटा कि इस काल में गद्य रचना की पुष्ट परंपरा नहीं पनप पाई थी ना। तो रीतिकाल का कवि पहले काव्य के अंगों का लक्षण देता था, बाद में स्वरचित कविताओं का उदाहरण दे देता था। ठीक। तो कुछ आचार्यों ने अपने काल के अन्य कवियों की कविताओं का भी उदाहरण में उपयोग किया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कविताएं लिखी जा रही थी इस काल में। तो इस काल में रीति ग्रंथ बहुत लिखे जा रहे थे। आचार्यों ने प्रायः काव्य के सभी अंगों पर स्थूल रूप से विचार प्रकट किया। इस युग में संस्कृत समीक्षा शास्त्र की कई शैलियों का अनुकरण किया गया। अनेक रीतिकालीन आचार्यों में, इसीलिए वे आचार्य कहलाए बेटा। इन आचार्यों में आचार्य केशव दास हैं, आचार्य चिंतामणि हैं, कृपाराम, पद्माकर, भिखारी दास, देव, घनानंद, मतिराम बिहारी, ये तो उल्लेखनीय नाम हैं। और इनकी आलोचना की दो विशिष्ट धाराएं चल रही थी रीतिकाल में, अलंकारवादी, रसवादी। ये तो हुआ भारतेंदु पूर्व, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। हम आलोचना को इन तीन रूपों में पढ़ेंगे। और शुक्ल पूर्व में हम भारतेंदु और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। तो जब मैं भारतेंदु की बात कर रही हूं तो भारतेंदु से पहले जो लिख रहे थे, यानी भक्ति और रीति की बात कर ली मैंने। अब मैं भारतेंदु युग की हिंदी आलोचना पर बात करूंगी। देखिए, आप सब जानते हैं, आपको बार बार पढ़ाया है मैंने कि भारतेंदु युग जन जागरण का युग था, है ना। नव जागरण, जन जागरण, जागृति का युग था। तो इस युग में प्रधान रूप से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य, दर्शन, चिंतन, हर क्षेत्र में भारतीय जनमानस में एक नवीन क्रांति, एक नवीन जागृति आई। इस युग के साहित्य में वैचारिक अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम गद्य ही हो सकता था। बार बार मैंने आपको बताया है कि विचार की भाषा तो गद्य ही हो सकती है। तो इस युग में दरअसल नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और इन विधाओं के साथ साथ आलोचना का भी विकास शुरू हुआ। साहित्य का उपयोगितावादी दृष्टिकोण स्वीकार किया जाने लगा कि साहित्य क्यों जरूरी, साहित्य किस लिए, किसके लिए। तो साहित्य में सुरुचि हो, साहित्य में नैतिकता हो, साहित्य में बौद्धिकता हो, इन तीनों बातों को प्रधानता दी जाने लगी। भारतेंदु युग की आलोचना में आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी देख सकते हैं बेटा। जुलाई अगस्त सन 1898 में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से एक उपन्यास की आलोचना हिंदू मुस्लिम समस्या को लेकर लिखी गई, और जिसमें जातियों के पारस्परिक मेल का समर्थन किया है भारतेंदु ने। ठीक। अब आइए भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग के हिंदी आलोचना पर। हिंदी आलोचना को विकसित करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी योगदान सराहनीय है। उन्हीं की देखा देखी तो द्विवेदी युग के अन्य लेखकों ने भी आलोचना की ओर अपने कदम बढ़ाए। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में धीरे धीरे अधिक तर्क शक्ति, विचार शक्ति, क्षमता और सद्विवेक, इस शक्ति को प्रवेश कराना शुरू कर दिया। तो भारतीय और पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों के अध्ययन और चिंतन के फलस्वरूप आलोचना की दृष्टि बहुत कुछ वैज्ञानिक होने लगी भारतेंदु के बाद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग से। ठीक। तो इस युग में क्योंकि सरस्वती का प्रकाशन हो रहा था, मैं कविता का विकास पढ़ाती हुई भी आपको बताती रही और गद्य का विकास भी पढ़ाती हुई बताती रही। सरस्वती का प्रकाशन माधुरी, वीणा, विशाल भारत, साहित्य समालोचक, मर्यादा, इन पत्रिकाओं ने आलोचना के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक। और द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप हमें दिखाई देते हैं। पहला शास्त्रीय आलोचना, दूसरा तुलनात्मक आलोचना, अनुसंधान परक, परिचयात्मक, व्याख्यात्मक। माने ये तेवर, ये मिजाज दिखाई दे रहे थे। शास्त्र से संबंधित, तुलनात्मक, अनुसंधान यानी शोध परक, परिचयात्मक आलोचना, परिचय भर मिल जाए विभिन्न विचारधाराओं की, और व्याख्यात्मक आलोचना। प्रथम वर्ग के शास्त्रीय आलोचना में संस्कृत आचार्यों की पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा जो रीतिकाल तक चली आ रही थी, आप देख रहे थे, भक्तिकाल में भी थी और रीतिकाल तक चली आई। इस प्रकार की आलोचनाओं में जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत काव्य प्रभाकर को कह सकते हो, छंद सारावली को कह सकते हो, भगवान दीन रचित अलंकार मंजूषा को गिन सकते हो। तो ये 3 तरह की आलोचनाएं जो अलग अलग विचार मिजाज से लिखी गई, इन्हें हम गिना सकते हैं
पूर्व आलोचना में, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में। अब ये तो रहा शुक्ल पूर्व, दो ही प्रमुख नाम थे शुक्ल पूर्व आलोचना के जगत में, दो ही प्रमुख नाम थे, कौन? भारतेंदु और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हम शुक्ल युग में प्रवेश करते हैं। शुक्ल युग में हिंदी आलोचना, वास्तव में आलोचना का पूर्ण रूप रामचंद्र शुक्ल में ही निखर कर आया है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल इसके सही शास्त्री, सही आचार्य, सही वैज्ञानिक आलोचना को स्थापित करने का श्रेय उनको जाना चाहिए। इस युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रहे और रामचंद्र शुक्ल ही नेतृत्व कर रहे थे, अन्य लोग साथ साथ लिख रहे थे। इसलिए इस आलोचना को मैंने इस तरह से विभाजित किया, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग और शुक्ल के बाद युग। आइए, तो क्यों? शुक्ल युग से पूर्व दोष दर्शन था, प्रशस्ति गान था। आप देख रहे थे आलोचना में विश्लेषण, विवेचन, क्या कहते हैं उसको, एनालिस, है ना, इंटरप्रिटेशन, इंडक्शन, तो ऐसी चीजों के, ऐसे तत्वों की प्रमुखता दी। आलोचक की तटस्थता का तत्व जरूरी है और कवि विशेष के सामान्य गुण दोष प्रकट करने के साथ उसकी काव्य की मूल प्रवृत्तियों को, उसमें निहित शाश्वत तथ्यों को छानबीन करनी चाहिए। यह सबसे पहले किसने गिनाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इतना ही नहीं, संस्कृत काव्य शास्त्रीय जो सिद्धांत थे उनको प्रकाश में लेकर आए और नए पश्चिमी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को भी स्थान दिया। मतलब दोनों को पैरेलल, समानांतर साथ लेकर चल रहे थे और समीक्षा की एक नई परिपाटी को जन्म दिया। इसका श्रेय पूरी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। अब इस युग में साथियों, यानी शुक्ल युग पढ़ा रही हूं, शुक्ल युग में आलोचना, शुक्ल युग में आलोचना के समीक्षा के मापदंड या जिस शैली में इसे विकसित किया गया, सुरुचि और नैतिकता थी, शास्त्रीयता भी चल रही थी, कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन हो रहा था, तुलना किया जा रहा था, तुलनात्मक और निर्णयात्मक हो रहा था, और देश काल की, मतलब उस समय का जो परिवेश है, उस समय का जो वातावरण है, उस पर भी आलोचकीय दृष्टि रखी जा रही थी। सुरुचि और नैतिकता को आप देखें तो इस युग के आलोचकों ने रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ और लोग जो आलोचना कर रहे थे, नैतिक उपयोगिता को काव्य के लिए, साहित्य के लिए जरूरी माना। कला में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा के ये हिमायती रहे। ठीक, तो नीति के उपदेश को जो ये आलोचक अनुकूल मानते थे, वे चाहे मुक्तक हो या गीत हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, सब में नीति तत्व को अधिक महत्ता देने लगे। और इन आलोचकों का यह भी मानना था बेटा कि साहित्य जीवन की व्याख्या है। साधारणीकरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। यही वजह है इस युग में केशव, कबीर और रीतिकालीन कवियों का महत्व कम माना गया। जायसी की अपेक्षा कबीर के रहस्यवाद को, तुलसी की तुलना में सूर को कम आंका गया। आप समझ रहे हैं? बाद में शुक्ल जी ने सूर संबंधी अपनी मान्यताओं का कुछ खंडन खुद ही किया है। अब शास्त्रीयता देखें तो इस कोटि की शास्त्रीयता की कोट की आलोचना की विशेषता यह हो सकती है कि काव्य शास्त्र के अनुसार चलना, जो रीतिकालीन पद्धति थी, अभी आपको बताया। इस युग के आलोचकों ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के तत्वों का उपयोग किया। शुक्ल जी की तरह वे और जो साथ लिख रहे थे, समकालीन थे, वे वैसे समन्वय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रस, अलंकार, गुण, वृत्ति, इन सब का उपयोग कल्पना, अनुभूति और पाश्चात्य तत्वों के आधार पर किया। हिंदी में कहानियों में, नाटकों, उपन्यासों, निबंधों पर इस युग में शास्त्रीय समालोचना कम हो पाई थी। गद्य की विधाओं में, याद रखिएगा, उपन्यासों की आलोचना में वस्तु होना चाहिए, कथा वस्तु जिसे तुम कहते हो, चरित्र चित्रण, कथोपकथन जिसे तुम संवाद कहते हो, उद्देश्य जिसे मोटिव कहते हो। तो कथा वस्तु हो, चरित्र चित्रण हो, कथोपकथन, उद्देश्य, इन तत्वों का पाश्चात्य दृष्टिकोण से विचार हुआ। ठीक, जनार्दन प्रसाद झा प्रेमचंद की उपन्यास कला ये आलोचना करते हैं। कहानी और निबंधों के संग्रहों की भूमिकाओं में इनकी तात्विक समीक्षाएं छपी। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, इन्होंने कहानी संग्रहों की अच्छी समीक्षाएं की, आलोचना की। वैधानिक समालोचना या शास्त्रीय तत्वों का आरोप इन्होंने किया। या धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, जिन्होंने महाकवि हरिऔध का प्रिय प्रवास, इस पर रस और अलंकार की दृष्टि से बहुत अच्छी आलोचना की। ठीक ऐसे ही प्रेम नारायण टंडन का गोदान और गबन
और डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, या डॉक्टर सत्येंद्र रचित प्रेमचंद की कहानी कला, ये सब आलोचना में ख्यात हैं, लोकप्रिय हैं और इनकी आज तक प्रतिष्ठा है, पढ़ाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं आलोचना के क्षेत्र में जब वे प्रवेश करते तो गहरे जम जाते हैं, और इन्होंने क्योंकि आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, साहित्यिक रुचियों में परिवर्तन करवा दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे बड़ा योगदान है बेटा। तो इससे पूर्व हिंदी के आलोचक रीति साहित्य को ही सबसे उपयुक्त मानते थे। शुक्ल जी ने पूरी साहित्यिक परंपरा का पुनर्गठन किया। उन्होंने अपनी व्यवहारिक आलोचना के माध्यम से हिंदी कवियों को जो एक वो क्रमिक मूल्यांकन करते थे, वह उनके समय की बदली रुचि का प्रमाण देते हुए शुक्ल जी ने उनको सुधारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। तो शुक्ल जी ने एक लोक मंगलकारी रूप को साहित्य के मूल्यांकन का आधार भूमि बनाया, है ना, जरूरी बनाया, और पहली बार आलोचना के सिद्धांतों का गहन अध्ययन कर एक समन्वयवादी आलोचना सिद्धांत की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। शुक्ल जी ने कविता क्या है, ये सरस्वती में 1908 में छपी। साहित्य, यह आलोचना है, सरस्वती में 1914 में छपी। काव्य में रहस्यवाद, इन निबंधों से सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। ठीक है। और चिंतामणि में, इनका निबंध संग्रह बेटा, चिंतामणि में संकलित निबंधों से उनके व्यापक आलोचकीय दृष्टिकोण, उनके व्यापक आलोचकीय अध्ययन और गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय हम सबको मिलता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे बेटा जिन्होंने हिंदी में पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना, परंतु रस की परंपरागत व्याख्या उन्हें मान्य नहीं थी। परंपरागत व्याख्या मतलब जो रीतिकाल में और भक्तिकाल में हो रही थी। उन्होंने अपने रसवाद में अनुभूति को सर्वोपरि महत्व दिया और उसे लोक मानस से जोड़ा। मैंने कहा ना, लोक मंगल की साधनावस्था, लोक मंगल, जनमानस से, लोकमानस से उन्होंने साहित्य के रस को जोड़ा। वे अनुभूति प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य समझते थे। जैसे भक्तिकाल में भक्त कवियों ने ईश्वर की भक्ति को ही उत्तम काव्य माना था। उनकी अनुभूति यानी रामचंद्र शुक्ल की अनुभूति आत्माभिव्यक्ति और अन्य अनुभूतियों से भिन्न थी। साधारणीकरण की पुनः प्रतिष्ठा की। रसवादी, नीतिवादी और लोक मंगलवादी होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी पर और जायसी के काव्य सौष्ठव का फिर से उद्घाटन किया। और किंतु कबीर पर रीतिकाल की और छायावाद के कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित महत्व नहीं दिया और वो काम बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो जो कुछ छूट गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आगे बढ़ाया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ ग्रंथ आपको गिनाने ही चाहिए, जानने ही चाहिए। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रमुख काम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर ग्रंथावली की भूमिका में और हिंदी साहित्य का इतिहास और भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी व्यवहारिक आलोचना के प्रतिनिधि ग्रंथ रहे। गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक आलोचनात्मक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी आलोचना के प्रचार प्रसार में गुलाब राय का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उन्होंने शिक्षा के उपयोग की दृष्टि से सिद्धांत और अध्ययन इस नाम से और काव्य के रूप 2 ग्रंथ की रचना की है। सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। उन्होंने छायावाद के दार्शनिक रूप को स्पष्ट किया जो रामचंद्र शुक्ल नहीं कर पाए थे। ठीक। तीसरे दशक की आलोचना के विकास में छायावादी कवियों का योगदान उल्लेखनीय था। छायावादी काव्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लगाए गए जो आरोप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आरोप लगाए थे, छायावादी कवियों ने अपनी कविता के बचाव में आलोचनाएं लिखी। उनका बड़ा महत्व है। उन्होंने आलोचना को एक नई दिशा दी और प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यिक मूल्यों का विरोध किया। और इसमें सबसे बड़ा नाम बेटा सुमित्रा नंदन पंत का आता है। पल्लव या वीणा, इनकी भूमिकाओं में रीतिकाल से द्विवेदी युग तक की कविता की जो कमियां थीं, छायावादी कविताओं की वकालत करते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिका में लिखा। जयशंकर प्रसाद ने 1936 में हंस के अनेक अंकों में काव्य की आलोचना विषयक निबंध लिखे और जिसका संकलन बाद में काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में आ गया था। इन निबंधों में उन्होंने काव्य और कला और रहस्यवाद,
क्योंकि ये दोनों छायावादी प्रमुख कवि हैं, पिलर्स हैं। आपको बताया मैंने, स्तंभ हैं, 4 प्रमुख स्तंभ छायावाद के। तो चाहे वो सुमित्रानंदन पंत हों या चाहे जयशंकर प्रसाद हों, दोनों ही छायावाद और रहस्यवाद की वकालत के लिए कूद पड़े। और इन्होंने कला, रहस्यवाद, नाटकों में जो रस का स्थान है, या रंगमंच, यथार्थवाद, छायावाद, इस तरह के अपने विचार, आलोचकीय दृष्टि उन्होंने प्रकाशित किया। तो प्रसाद ने छायावाद की आलोचना से संबंधित 3 बड़े काम और किए। छायावाद को भारतीय चिंतन परंपरा से विकसित माना, छायावाद को मात्र शैली चमत्कार नहीं माना, और इसको अनुभूति से जोड़ा, चमत्कार से भी जोड़ा, और छायावादी कविता में निहित सौंदर्य में शिवत्व के दर्शन कराए। एक और नाम, जरूरी नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और पल्लव, इस शीर्षक से एक निबंध माला उन्होंने रची और कविताओं का सूक्ष्म विश्लेषण उसमें किया। परिमल की भूमिका 1930 में छपी थी। निराला जी ने उसमें भी मुक्त छंद के विवेचन द्वारा हिंदी में नए छंद शास्त्र की स्थापना की। और इतना ही नहीं, छायावाद के संदर्भ में अपने विरोधियों को उत्तर देने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत निर्भीक, साहसी थे। अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे कि कहाँ भाषा, छंद, तुक, लय, समसामयिकता, सार्वदेशिकता, स्थानीयता को स्थान मिलना चाहिए। आइए, हमने शुक्ल पूर्व पढ़ा आलोचना, जहां हमने भारतेंदु और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा। फिर हमने शुक्ल युग पढ़ा और शुक्ल युग में जो जिस तरह की आलोचकीय विकास हो रहा था उसको देखा। अब हम शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना पर आते हैं। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में युग के प्रभावों को ग्रहण करती हुई विकास यात्रा शुरू हुई। 2 विश्व युद्धों का विनाशकारी प्रभाव आ गया था, पश्चिमी देशों में सब जगह दिखाई दे रहा था। यूरोप में वैज्ञानिकता और भौतिकता की व्याप्ति के कारण लगातार मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का विघटन हो रहा था। यहां भोगवादी और अर्थवादी मूल्यों को महत्व दिया जा रहा था, है ना। फ्रायड, मार्क्स और अस्तित्ववादी विचारधारा को या पश्चिम के साहित्य को, पश्चिम की पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बड़ी तेजी से, गहराई से पड़ने लगा था। विश्वव्यापी इन चिंतन धाराओं से भारत कैसे छूटता, कैसे अछूता रहता। तो भारत के जीवन में भी नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई दे रहा था। बहुत सीमा तक उसका विघटन हो रहा था, मानवीय मूल्यों का भी और नैतिक मूल्यों का भी। फलस्वरूप साहित्य में संघर्ष चेतना की बात होने लगी और संघर्ष चेतना की अभिव्यक्ति के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाने लगे। और साहित्य में जब प्रयोग होता है तो आलोचकीय दृष्टि बदलेगी। तो हिंदी आलोचना में भी उन्हीं के अनुरूप ढलती गई। शुक्लोत्तर युग में आलोचना की अनेक धाराओं में हम स्वच्छंदतावादी समीक्षा को देख सकते हैं। अब समीक्षा कहलाने लगी आलोचकीय दृष्टि। ऐतिहासिक समीक्षा को देख सकते हैं। स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, मार्क्सवादी, इन आलोचनाओं को हम देख सकते हैं शुक्लोत्तर युग में। शुक्लोत्तर युग में बड़ा नाम आलोचना की दृष्टि में आया डॉक्टर नगेंद्र का। शुक्ल के बाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर नगेंद्र भी स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति के आलोचक रहे। उन्होंने समीक्षा का आरंभ छायावाद पर कुछ निबंध उन्होंने लिखे थे जो हंस में प्रकाशित हुए थे, और उनके उन निबंधों में छायावादी काव्य की अंतर्मुखी साधना, सौंदर्य चेतना, कलात्मकता, इन सब के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। उन्होंने सुमित्रानंदन पंत पर निबंध लिखा 1938 में, और इस पुस्तक में पंत जी की कविताओं में जो मनोदशाएं हैं उनका सुंदर चित्रण किया। और धीरे धीरे डॉक्टर नगेंद्र ने व्यवहारिक आलोचना से सैद्धांतिक आलोचना की ओर कदम बढ़ाया। रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, ये 1946 में छपकर आ गई थी। इसमें इसका आभास मिलता है। अपनी व्यवहारिक आलोचनाओं के लिए उन्होंने विविध विषय चुने, जैसे कविता है, काव्य, उपन्यास है, नाटक है, रेखाचित्र। इन सब में डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि देखी जा सकती है। उन्होंने मध्य युग से आधुनिक युग तक के तमाम कृतिकारों, साहित्यकारों की समीक्षा की है। समीक्षा मतलब आकलन, आलोचना, किंतु वे मुख्य रूप से आधुनिक काव्य के आलोचक माने जाते हैं। यानी शुक्ल के बाद के प्रमुख आलोचकों के रूप में हम डॉक्टर नगेंद्र को गिनते हैं। और एक दूसरा बड़ा नाम किसका आता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्यतः शुक्ल संस्थान के ही आलोचक थे, पर अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण, अपनी ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के कारण वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भिन्न थे।
कद उनका वो भी वही था, आलोचक का कद, जो आलोचकी कद होता है उनका भी वही था, लेकिन जो कुछ छूट गया था रामचंद्र शुक्ल से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे निभाया। यानी ऐतिहासिक पद्धति से और मानवतावादी दृष्टिकोण से ये उसी कद के आलोचक थे। उनकी समीक्षा शैली में स्वच्छंदतावादी और ऐतिहासिक और मानवतावादी और समाजवादी ये कई जरूरी मूल्य जुड़ गए। याद रखिएगा, स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक, मानवतावादी और समाजवादी ये मूल्य जुड़ गए थे इनकी आलोचकी दृष्टि में। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी 1940 में। इन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा की। किसी रचनाकार का स्थान निर्धारण उसके सामाजिक, उसके सांस्कृतिक, जातीय पृष्ठभूमि को आधार कर उन्होंने आलोचना की। किसी रचना के अध्ययन के लिए रचनाकार का अध्ययन करना बड़ा जरूरी है। रचनाकार के अध्ययन के लिए उसके जीवन को खंगालना बड़ा जरूरी है। उसके जीवन को खंगालते हुए उसके परिवेश और परंपरा का अध्ययन भी जरूरी है। ये किसने सिखाया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी की पहली पुस्तक सुर साहित्य 1936 में छपी थी। इस पर छायावादी भावुकता की प्रधानता थी। और कबीर बहुत महत्वपूर्ण है इनकी आलोचकीय दृष्टि में, कबीर नाम की पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1942 में कबीर लिखी। कबीर में उनका प्रायोगिक, बल्कि हम कहें व्यावहारिक दृष्टिकोण, आलोचकीय दृष्टिकोण साफ दिखाई देता है। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य को भी सबसे ज्यादा प्रधानता और उसका स्थापत्य जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। और इसीलिए इनकी आलोचकीय दृष्टि को हम सर्वोत्कृष्ट आलोचकीय दृष्टि मानते हैं, क्योंकि द्विवेदी जी मानव को जीवन के सभी प्रयत्नों का लक्ष्य मानते थे। ये उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण है। अशोक के फूल हो, ये निबंध था उनका, निबंध संग्रह। इस निबंध का शीर्षक था मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हिंदी साहित्य 1942 में इन्होंने लिखा। अन्य स्थानों पर भी इन्होंने सूर को सूरदास, तुलसी को तुलसीदास, इनका मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टिकोण से किया। यानी इनका आलोचकीय दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का आकलन भी इसी दृष्टि से किया। मनुष्यता को उन्होंने साहित्य का सबसे प्रधान उद्देश्य माना, मानवता को, और रस का पर्याय माना, वो रस जो भक्तिकाल और रीतिकाल में चल रहा था। तो द्विवेदी जी ने काव्य ही नहीं, काव्य शास्त्र को भी अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से परखा, उसकी व्याख्या की। उनकी सैद्धांतिक मान्यताएं साहित्य का मर्म, ये भी उनकी आलोचकीय पुस्तक है, साहित्य का मर्म में सामने आई। द्विवेदी जी का महत्व साहित्य के मूल्यों को बदलने और उसमें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने के कारण हुआ। तो हम इस प्रकार शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पर आज आलोचना की विकास यात्रा तय करते हैं। शुक्रिया।